सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोधपरक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया है। राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अभियान का उद्देश्य बताते हुए प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की जो वर्तमान दशा पर मैंने बारीकी से अध्ययन किया तो मेरे सामने जो तथ्य उभर कर आए वो ये हैं कि जो संभावनाएं विद्यमान हैं उन संभावनाओं का ही यदि सही ढंग से युक्तियुक्तकरण कर दिया जाए तो इस राज्य से 70% बेरोजगारी पर अंकुश पा सकते हैं। जैसे सेवानिवृत्ति आयु पहले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 58 साल थी, उसे बढ़ाकर 60 किया गया, 60 से 62 के बाद में उसको 65 करने पर विचार हो गया, 65 और डॉक्टर प्रोफेसर की 68 करने की बात आ गई। यहां पर रुकी नहीं कदम सरकार की। भारत सरकार के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्ट लिख दी कि अब पेंशन का भार सरकार पर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग जल्दी अब मरते नहीं है, लोगों का जीवन बढ़ गया है, लोगों का जीवन ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक साथ 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए, और यदि उन्होंने 5 साल बढ़ा दिया, प्रदेश सरकार 65 और 68 पे पहुंच गई तो 70 और 73 में रिटायर होंगे, तो आखिर स्थिति क्या बनेगी? जब सेवानिवृत्ति नहीं होंगे, पद खाली नहीं होंगे, तो युवाओं के लिए नौकरी के अवसर नहीं मिलेंगे। हमने 31 जुलाई 2024 की डेट में कुछ अधिकारियों के माध्यम से जानकारी निकाली है कि यदि 31 जुलाई 2024 को 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो प्रदेश में कितने पद खाली हो जाएंगे। तो आंकड़े निकल के आए 5,30,000। 5,30,000 में सरकारी अर्धशासकीय निगम मंडल बोर्ड जनपद एवं शासकीय उपक्रम भी शामिल हैं, तो 5,30,000 सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 5,30,000 युवाओं के लिए निश्चित रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी बात यह आती है कि सन 1948 में अशिक्षित वर्ग के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया। उसके 3 स्लैब बनाए गए, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। उसके बाद में कभी भी देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गया, इस बात पर विचार नहीं किया गया कि शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम वेतन अधिनियम लाया जाए। तो हमने उसके लिए देश के नामी उद्योगपतियों से भी विचार किया है, अर्थशास्त्रियों से विचार किया है, और काफी मंथन के बाद में एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट को मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। ड्राफ्ट में लिखा होगा, मध्य प्रदेश सरकार के लिए है। ड्राफ्ट में ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होते ही राज्य में शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेतन नियुक्ति के समय निर्धारित है, उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, जबकि निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी उपयोगिता साबित करके अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति का लाभ ले सकता है। जैसे ही यह अधिनियम लागू होगा, निश्चित रूप से राज्य में शासकीय एवं निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाएगी और सरकारी क्षेत्र पर नौकरियों का भार भी कम होगा। तीसरी बात यह आती है, 1991 में नॉलेज प्रोवाइडर कंपनी जो होती थी, नॉलेज प्रोवाइड कराती थी क्षेत्र विशेष के लिए, तो नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियों एवं सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग अर्थात केपीओ और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अर्थात बीपीओ के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया। उसका मूल कारण ये था कि इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम स्तर की सुविधाएं भी इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती थी। तो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करके उन कर्मचारियों को न्यूनतम स्तर की सुविधाएं दिलाना यही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन सन 2014 के बाद में बड़ी अप्रत्याशित स्थिति सामने आई। केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां कंसल्टेंसी कंपनी बनकर सामने आई और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए वे कर्मचारियों का चयन करने का एक प्लेटफॉर्म बनकर के उभरी। और जब नियुक्ति करते हैं, वो चयन करते हैं, तो चयन के बदले में 3-3 महीने का वेतन
कंसल्टेंसी फीस के रूप में लेने लगे, मतलब दलाली का एक पहला अड्डा बन गया। बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां केवल पीस वर्क ले सकती थी, कार्य विशेष का कॉन्ट्रैक्ट लेके कार्य विशेष को संपादित कर सकती थी, वे सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ही थी। लेकिन सन 2014 के बाद में बड़ी विचित्र स्थिति बनी और वो मेन पावर सप्लायर कंपनियों के रूप में सामने आ गई। और निजी सरकारी क्षेत्र में जैसे कई विभागों में जो होता है कि अगर कुछ कर्मचारियों की जरूरत है तो वो टेंडर तक जारी करने लगे, और टेंडर जारी होने के बाद में जिस बीपीओ कंपनी का टेंडर पास होता है वो कंसल्टेंसी कंपनी के पास जाते हैं और कंसल्टेंसी कंपनियों के माध्यम से नियुक्तियां होने लगती है। तो अपने देश में मेन पावर सप्लाई करने संबंधी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हमारे बीच में वरिष्ठ वकील साहब बैठे हुए हैं, हाईकोर्ट के वकील साहब बैठे हैं और हमारे साजिद अली एडवोकेट हैं, इनसे अधिक नॉलेज कोई न्यायिक क्षेत्र में शायद ही विरले लोगों को होगा। तो ये प्रावधान हमारे देश में नहीं है। इसके बावजूद सरकार टेंडर जारी करके अगर नियुक्ति कर रही है तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति है। हमने इसके आंकड़े निकलवाए कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग से कितनी नियुक्तियां की गई, तो कितनी का जवाब तो पहले ये मिला कि लगभग 70% पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा चुकी है, जो कि खाली बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में तो 90% पदों पर आउटसोर्सिंग से ही भर्ती की जा रही है। वे जिस कंपनी के कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं उनके स्थान पर ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है इनको नियमित कर्मचारी अपने बीच का मानते ही नहीं। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र में भी हाल है। जहां तक हम आंकड़े की बात करें तो सरकारी, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद एवं शासकीय उपक्रमों सहित अगर अपन देखा जाए कि कितने नियुक्तियां हुई है आउटसोर्सिंग से, तो 9,80,000 का आंकड़ा हमारे पास में आया। आंकड़ा में हो सकता है कुछ अधिक भी हो, कुछ थोड़ी बहुत कम भी हो, क्योंकि हमने कुछ मापदंडों के आधार पर जानकारियां निकाली है। यदि 9,80,000 पदों पर इनको हटा दिया जाता है, इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति की जाती है, तो 9,80,000 इधर और उधर 5,30,000 हो जाते हैं। 58 साल लागू होने में 15,10,000 युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और चौथी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने भी आई। जनवरी 2020 में कोरोना हमारे देश में आ रहा था, धीरे धीरे कोरोना ही आ रहा, ये मान रहे थे केरल तक पहुंचा, लेकिन उसी समय में विदेशी औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने बोला, साहब ये देश में जो है पहले 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी, इसको BR अम्बेडकर ने 8 घंटे कर दिया। और पहले ऐसे जटिलतम श्रम कानून नहीं थे, कर्मचारियों को रखने और निकालने की पूरी आजादी उद्योगों को थी, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे जटिलतम श्रम कानून बना दिया कि एक कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट बना था जब देश स्वतंत्र हुआ और देशी रियासतों का विलीनीकरण किया जा रहा था। उस कोविनेंट मर्जर में व्यवस्था दी गई थी कि ये इतनी बड़ी रियासत है तो इतनी कम से कम प्रॉपर्टी इनके परिवार को चलाने के लिए होनी चाहिए, तो उतनी संपत्ति उनके नाम पे करने की बात आई। उसके बाद की संपत्ति, चूंकि अधिकारी सारे इन्हीं के टाइम के थे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि अधिकांश संपत्तियों को अपने नातेदार, रिश्तेदार, नौकर, चाकर, औरत और कुत्ते बिल्लियों के नाम रखे होंगे तो उनके नाम भी कर दिया इन्होंने संपत्तियों को, और इस तरीके से बाकी संपत्ति को बचा लिया। और जो इनके एसेट्स थे भिन्न भिन्न तरह के, उनको इन्होंने प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना करके सारी की सारी संपत्ति को बचा लिया। उसी प्रकार कोविनेंट मर्जर में एक प्रावधान और दिया गया था कि ये जो महल और किले हैं राजा महाराजाओं के, ये महल और किले आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के, पुरातत्व महत्व के हैं, ऐतिहासिक महत्व के हैं, तो जो राजा और महाराजा 1947 से पहले गद्दी पे बैठे थे वे अपने जीवन काल में महलों और किलों में रहेंगे। आशय स्पष्ट था कि उनके बाद में उनके परिजन महलों और किले में नहीं रह पाएंगे क्योंकि पुरातत्व महत्व के हैं। लेकिन उसके बाद में यही राजा महाराजा सारे के सारे विधायक बनने लगे, सांसद बनने लगे, मंत्री बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, सब यही बनने लगे। तो इन्होंने सारे प्रावधान अपने अनुकूल कर लिया और वो कोविनेंट मर्जर की जो भी मर्यादाएं थी उनको किनारे रखते हुए जो भी संपत्ति इधर उधर किए थे उसको भी पहले अपने नाम पे लिए, ट्रस्ट पर भी अपने ही कब्जा को बनाए रखे और महलों और किलों पर तो इनका स्थायी कब्जा हो अभियान के साथ। तब तक हमारा सम्यक अभियान कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आदि कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ 5 लाख युवाओं के साथ में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस युवा दिवस मनाते हुए उस समय करेंगे 1 जनवरी 2024 को, और सरकार को बाध्य कर देंगे कि जो जितनी भी बातें मैंने बोली है उन सारी चीजों को लागू करे। 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करे, न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी करे, विधेयक तो बात की बात है, संकल्प जारी करे। इसी प्रकार आउटसोर्सिंग प्रणालियों से भर्ती प्रक्रिया रोक लगाए। चौथी बात ये कि 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी पुनः बहाल करे,
सारे श्रम कानूनों को बहाल करे और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाए। और पांचवी बात ये कि सरकार के पास जब आबादी के अनुपात में जन सर्वे करने का अधिकार है योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, तो उसके आधार पर ये जातिगत आधार पर सर्वे करा ले और आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे, जिससे कि समता और समानता का सिस्टम स्थापित होगा। यदि आप लोगों के पास समय है